नमस्कार दोस्तों, साहित्य अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेट जेआरएफ की इकाई 6, जिसमें उपन्यास दिए गए हैं और पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, जिसके लेखक पंडित गौरीदत्त शर्मा जी हैं। तो आइए जानते हैं देवरानी जेठानी की कहानी के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके नाम में कहानी है तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाना, ये उपन्यास ही है, ठीक है। तो बढ़ चलते हैं आगे। ये उपन्यास सन 1870 ईस्वी में मेरठ के एक लियो प्रेस से प्रकाशित हुआ था और डॉक्टर गोपाल राय इसे हिंदी का पहला उपन्यास बताते हैं। गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास 35 पृष्ठों में समाहित एक लघुकाय उपन्यास है। देखिए, गोपाल राय जो हैं वो इसको पहला उपन्यास बता रहे हैं, लेकिन सर्वसम्मति से मानक रूप से परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है, उसको हिंदी के प्रथम उपन्यास की ख्याति प्राप्त है। आइए बढ़ चलते हैं आगे, हम उसको भी पढ़ेंगे। मैं पूरी प्ले लिस्ट तैयार कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए, अब क्या है, हिंदी के प्रथम उपन्यास के मतभेद में यह उपन्यास भी गिना जाता है, जिसके लेखक पंडित गौरीदत्त शर्मा ने उपन्यास की भूमिका में ही इस उपन्यास के उद्देश्य और ज़रूरत को रेखांकित कर दिया है। यह उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित करता है। उपन्यास का परम लक्ष्य यही बताना है कि समाज परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों जरूरी हैं। पंडित गौरीदत्त शर्मा अपनी इस कृति में स्पष्ट करते हैं कि वे इसका प्रणयन स्त्री शिक्षा के लिए कर रहे हैं। वे यह भी लिखते हैं, ये महत्वपूर्ण उद्धरण है, ध्यान से देखिएगा, मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। इसमें बनिया परिवार की पृष्ठभूमि द्वारा कथा प्रस्तुत की गई है। तो अब हम देखेंगे कि इस उपन्यास के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। तो इस उपन्यास के पुरुष पात्र हैं, पहले हम पुरुषों को देखेंगे, फिर स्त्रियों को, फिर गौण पात्रों को। तो पुरुष पात्र हैं लाला सर्वसुख, जो कि मेरठ का एक अग्रवाल बनिया है, जिसने अपने पुरुषार्थ से धन दौलत हाट हवेली खड़ी की थी। नंबर 2, दौलत राम, लाला सर्वसुख का बड़ा बेटा, पिता के व्यवसाय में सहयोग करता है। और फिर उसके बाद आते हैं मुलिया और कन्हैया, ये दोनों दौलत राम की पुत्री और पुत्र हैं। फिर इसके बाद आता है लाला सर्वसुख का छोटा बेटा, जो कि छोटे लाल, एक रेलवे के दफ्तर में नौकरी करता है और इसके भी 2 बच्चे हैं, पर इसके दोनों बेटे हैं। इसके दोनों बेटों का नाम है नन्हे और मोहन। चलिए अब आते हैं स्त्री पात्रों की तरफ। तो स्त्री पात्रों में सबसे नंबर 1 पे आती हैं ज्ञानो, जो कि इस उपन्यास में जेठानी की भूमिका में दिखती हैं। और ये ज्ञानो किसकी पत्नी है? दौलत राम की, ठीक है। और ये थोड़ी झगड़ालू प्रवृत्ति की है, अनपढ़ भी है, बड़ी बहू है लाला सर्वसुख के घर की। इसके बाद आती है आनंदी, इस उपन्यास में भूमिका में है छोटे बेटे छोटे लाल की पत्नी, लाला सर्वसुख की व्यवहार कुशल और विवेकशील बहू, जो कि सुशिक्षित और गुणवान है। फिर आती है पार्वती, सर्वसुख की बड़ी बेटी, जिसकी शादी दिल्ली में हुई, और सुखदेई, सर्वसुख की छोटी बेटी। अब इस उपन्यास के गौण पात्र देख लेते हैं। इस उपन्यास के गौण पात्र हैं शिवदयाल, बंशीधर कबाड़ी, ज्ञानचंद, डूंगर, तहसीलदार, रामप्रसाद, गंगाराम, भगवान देई, दिल्ला पांडे, मिश्रानी, मुंशी टिकट नारायण, हर सहाय काबली, लाला दीनदयाल, किरपी, जो कि बाल विधवा है, लाला बुलाकी मदरसे में नौकर हैं, और छल्ला मल्ल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस उपन्यास का कथा सार क्या है। तो आइए दोस्तों, सुनिएगा ध्यान से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस उपन्यास के केंद्र में नारी को आधार बनाकर पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया है। लाला सर्वसुख के बड़े बेटे दौलत राम की पत्नी बहू ज्ञानो और छोटे बेटे छोटे लाल की पत्नी आनंदी हैं। ज्ञानो अर्थात जेठानी बेपढ़ी स्त्री है, वह तनिक भी व्यवहार कुशल नहीं है। सास ससुर देवरानी सबसे उसकी खटपट रह
छोटी बहू अर्थात देवरानी पढ़ी लिखी और समझदार है। उसकी व्यवहार कुशलता से लाला सरसुख और उनकी पत्नी सहित पूरा परिवार संतुष्ट रहता है। देवरानी जेठानी उपन्यास अनेक सामाजिक कुरीतियों, बाह्य आडंबरों, धार्मिक अंधविश्वास आदि पर करारी चोट करता है। आभूषण प्रियता, विवाह में फिजूल खर्च, झाड़ फूंक आदि की चर्चा भी हुई है। देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको मैं आप सभी के सामने लिखते हुए दिखाती जा रही हूँ, बाकी सब मैं बोलती जा रही हूँ। तो आप यदि चाहें तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि एक बार देख के या सुन के इतनी जल्दी याद नहीं रहेगा, और यदि आप नोट्स बनाते जाएंगे तो ये आगे तक आपको काम देंगे। ठीक है। आभूषण प्रियता, विवाह में फिजूल खर्ची, झाड़ फूंक आदि की चर्चा हुई है। अलग ओझे की समस्या भी इस उपन्यास में चित्रित हुई है। परिवार में वृद्ध की स्थिति क्या हो जाती है, इस उपन्यास में इस पर भी हल्की रोशनी डाली गई है। हिंदी के इस प्रथम माने जाने वाले उपन्यास की खास बात यह है कि इसमें लोक जीवन के चटक रंगों का सुंदर प्रयोग हुआ है। उपन्यास का अंत बंटवारे से होता है, जहां बड़े बेटे दौलतराम के हिस्से में दुकान, जबकि छोटे बेटे छोटेलाल के हिस्से में मकान आता है। दौलतराम मकान में भी आधा हिस्सा ले लेता है। मकान से जाते वक्त बड़ी बहू खिड़कियों के दरवाजे और चौखट भी ले जाती है। आइए अब इस उपन्यास से संबंधित कुछ विशेष तथ्य समझते हैं। यह उपन्यास समस्या के साथ समाधान भी प्रस्तुत करता है। उदाहरण के तौर पर झाड़ फूंक की जगह डॉक्टर को दिखाना, वृद्ध समस्या के बीच देवरानी द्वारा सेना का आदर्श प्रस्तुत करना, आनंदी के पिता द्वारा कहलवाया गया ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं हैं, सब काम किए जाती हैं। पुनर्विवाह का भी समर्थन किया गया है, जो कि आधुनिक युग को देखकर एक अच्छे विचार को प्रदर्शित करता है, एक अच्छी विचारधारा को प्रदर्शित करता है, और कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए ये एक अच्छी बात है कि हमारे 1870 के दशक के उपन्यासों में ऐसी बातें, पुनर्विवाह जैसे कॉन्सेप्ट दिए जा रहे थे। तो आप खुद देख सकते हैं एक समाज को कितना लंबा वक्त लग जाता है सुधरने में। कल तक जो बातें किताबों में सच थी वो आज वास्तविक रूप से सत्य प्रतीत हो रही हैं और स्थापित भी की जा रही हैं लोगों द्वारा। और चौथा बिंदु है लोक मुहावरों का यथास्थान उचित प्रयोग। आइए अब देखते हैं प्रमुख उद्धरण। तो इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण उद्धरण दिए गए हैं। एक ये है, शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। नंबर 2, मेरठ में सर्व सुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। तो इसी के साथ ये उपन्यास पूर्ण होता है। इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। देवरानी जेठानी की कहानी नामक ये उपन्यास पंडित गौरीदत्त शर्मा द्वारा रचित है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 1870 में मेरठ के लियो प्रेस से निकाला गया, और इसमें मुख्य क्या दिखाया गया है कि स्त्रियों का पढ़ना लिखना कितना आवश्यक है। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नए उपन्यास के साथ। तब तक टाटा, बाय बाय। यदि जानकारी पसंद आई हो तो साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है। इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है, और यदि आप सपोर्ट करेंगे तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियोस और नई नई जानकारी लाते रहेंगे।